Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss GSSB PGT Physics question paper that was held on June 2021. एंड इससे पहले इसकी कुछ पार्ट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ. इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बाय इन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. टोटल 180 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 20 क्वेश्चंस की वीडियोस बनी हुई हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड हेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज a wire of mass 0.4 kg and length 1.6 meter carries a current of 3 ampere. Around a wire, a uniform magnetic field is present. Find the magnitude of magnetic field. So यहाँ पे उन्होंने बेसिकली एक वायर दी हुई है और वायर के अराउंड वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और वायर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बताना है. तो ये ऑर्स्टेड ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से भी प्रूफ हुआ था कि अगर एक वायर में से करंट हम पास करवाते हैं तो क्या होता है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है करंट की वजह से. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा वायर के अराउंड. अब वायर का मास कितना गिवन है, 0.4 kg, लेंथ गिवन है 1.6 मीटर एंड उसमें से करंट कितना पास आउट हो रहा है, 3 एम्पियर. अब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है. एक हमारे पास ये भी आर्टिकल था +2 क्लास में कि अगर एक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है. तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता था, F = BI/L. अब अगर ये वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, ऐसे पड़ी है सपोज, तो इस पे एक फोर्स mg लग रहा होगा डाउनवर्ड. So mg will be equal to BIL. We have to calculate B, so it will be mg by में IL. ठीक है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में. देखो मास की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.4, ग्रेविटी 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करंट हमें 3 एम्पियर गिवन है एंड लेंथ हमें 1.6 गिवन है. सो इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल कम आउट टू बी 39.2 डिवाइड बाय 4.48. ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर दिया मैंने, तो ऊपर आ जाएगा 39.2 एंड नीचे 48. इसको डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 0.82 टेस्ला. सो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, 0.82 टेस्ला. ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. नेक्स्ट है, देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 26 सेंटीमीटर. नाउ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस हमें गिवन है 26 सेंटीमीटर. कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है दैट इज गिवन, दैट इज 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड. मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गिवन विच वी ऑलरेडी नो. सो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और मैग्नेटिक फील्ड के अंडर वो मूव कर रहा है तो एक तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज QVB. ठीक है, और उसको बैलेंस कौन करेगा, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r एंड इट विल बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स. सो हियर वी विल कैंसल आउट द v and we will get the formula of B, that is mv over में QR. So we know the mass of electron, we know the charge of electron, and velocity and radius is also given in the question. So now we can easily solve it by just substituting the values. I am substituting here the value of mass 9 × 10⁻31 kg. Velocity is given 3 × 10⁻7. Charge is given 1.6 × 10⁻19 and radius is given 26 centimeter. So I am changing it in meters. So we will multiply it by 10⁻². इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 27 × 10⁻24 एंड नीचे क्या होगा 41.6 × 10⁻21. So by solving it, it will come out to be 0.65 × 10⁻³
और 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। दिस विल बी द आंसर। ठीक, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस हमें कौन कौन से गिवन है। ऑप्शंस में हमें चारों ऑप्शंस में 6 गिवन है, 6.5 किसी में भी गिवन नहीं है, लेकिन 10 की पावर जो आ रही है उसको कंपेयर करो तो वो 10⁻⁻4 आ रही है। तो हमारा आंसर भी कुछ नियर बाय इसी के निकला है, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट हेयर। सो सिंपली हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो, और इन दोनों को इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया। देन वी हैव फाइंड बी एंड वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हमने वो जस्ट सब्स्टिट्यूट किया एंड बाय सॉल्विंग वी आर गेटिंग द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now moving to our next question. Here the question is, suppose 4 particles of same mass present at the vertices of square of side A. ठीक है, 4 particles हैं, 1 2 3 and 4 and square की side हमें given है A and चारों particles का mass same है, that is M, and we have to calculate the potential energy of the system. Let's see how we will calculate it. So here 1 2 3 4 and are 4 particles of masses m, and the square side of square is a. So diagonal कितना आएगा by Pythagoras theorem, अंडर रूट a square plus a square that is अंडर रूट 2a square that is a रूट 2। तो ये हमारा डायगनल आ गया। अब वर्क डन कितना होगा, देखो वर्क डन, अब फर्स्ट और 2 के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगी, फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के बीच में, तो W12 1 3 के बीच में, 1 4 के बीच में। नेक्स्ट अब 2 से देखेंगे, W21 तो हो गया, W12 और W21 सेम होगा, तो W12 हो गया, 2 3 और 2 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 1 हो चुका है, 3 2 हमारे पास हो चुका है, 3 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड 4 का सबके साथ कॉम्बिनेशन हो चुका है, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, तो उसका कोई नहीं लिख रहे हैं। तो टोटल वर्क डन हमारे पास इतना आएगा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जी दोनों पार्टिकल का जिनके बीच में हम निकाल रहे हैं वर्क डन, उनका मास डिवाइड बाय उनके बीच में डिस्टेंस। तो 1 2 का निकालेंगे तो जी, दोनों का मास सेम है तो m² आ जाएगा, डिवाइड में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, a। W13, अब 1 और 3 के बीच में देखो, ऊपर तो सब में gm² आएगा क्योंकि g और दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है तो m² सब में आएगा। नीचे लेंथ में चेंज आएगा, देखो 1 और 3 के बीच में निकाल रहे हैं तो √2 है, √2a। जब 1 4 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, a। 2 3 का निकालेंगे तब भी क्या है, a। उसके बाद 2 4 का निकाल रहे हैं तो 2 4 के केस में भी क्या आएगा, √2a। देन 3 4 3 और 4 के केस में क्या आएगा, a। तो यहाँ से वर्क डन ऐसे निकल के आ जाएगा। अब देखो gm/a² के कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स gm²/a आ रहा है और 2 टाइम्स gm²/√2 आ रहा है, वो मैंने लिख लिया। वर्क डन टोटल इतना आ गया। ठीक है, gm²/a कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 4 + √2 एंड √2 की वैल्यू वी ऑल नो 1.414 होती है, तो 4 में अगर हम 1.414 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.41 gm²/a। अब पोटेंशियल एनर्जी हमसे क्वेश्चन में पूछी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -5.41 gm²/a। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर, CF -5.41 gm²/a. So here option 3 will be correct. Now moving to our next question. The range of resistivity of material is of 10 to the power -8 ohm meter to 10 to the power -6 ohm meter. Find the material. तो रेजिस्टिविटी की रेंज जो है वो बहुत कम दी हुई है, तो इतनी कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मेटल्स की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस r। देखो इस टाइप का हम कुछ आर्टिकल करते थे +2 में कि ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें से करंट पास आउट हो रही है, इसके सेंटर से ये x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते थे यहाँ पे p पॉइंट, और इस पॉइंट पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। तो ये एक कंप्लीट आर्टिकल था, ठीक है। आर्टिकल मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, मैं जस्ट इसका रिजल्ट बता रही हूँ कि क्या आता था। म्यू नॉट आई बाय 2 आर स्क्वेयर, जहाँ पे आर क्या होता था, इसकी रेडियस होती थी, ठीक है। ऐसे इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते थे, ये निकालते थे एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट करके, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। तो इसका जो रिजल्ट आता था ये हमारे पास था आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, या यहाँ एक्स यूज किया हुआ है तो एक्स स्क्वेयर कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ये रिजल्ट निकल के हमारे पास आता था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आर्टिकल का रिजल्ट पूछा हुआ है, तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर स्क्वेयर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की 3/2। सो हियर ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ठीक। सेकंड वाले में देखो ऊपर आर स्क्वेयर नहीं है, थर्ड वाले में भी ऊपर आर स्क्वेयर नहीं है, फोर्थ वाले में भी, तो ऊपर इस रिजल्ट में क्या आता है, आर स्क्वेयर आता है, ठीक है। और नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर क्या आती है, 3/2, और आगे म्यू नॉट आई बाय 2। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। तो इसमें 4 ऑप्शन हमें गिवन है, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखो सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन क्या होता है, देयर विल बी मोर ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड मोर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर विल बी क्रिएटेड, and if there are more electron hole pair then conductivity will increase and resistivity will decrease। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है सेमीकंडक्टर के केस में। इट इज ऑपोजिट एज इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल्स में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती थी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेटल्स के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एटम्स हैं उसमें रैंडमनेस बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा कोलिजन्स करते हैं आसपास वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ज़्यादा क्रिएट होंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, वेबर इज द यूनिट ऑफ, सो वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। एक फ्लक्स का फॉर्मूला एल इंटू आई भी होता है, एल सेल्फ इंडक्टेंस, आई करंट पासिंग थ्रू इट, और ये एम आई के भी इक्वल होता है जहाँ एम म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। एक फाई का फॉर्मूला होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ फाई के फॉर्मूलेज हैं। जो फाई है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वेबर, और अगर इसकी सीजीएस यूनिट की हम बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, ठीक है। एंड 1 वेबर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है फ्लक्स के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो। फ्लक्स है तो उसके लिए ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो 1 वेबर है दैट वेबर इज द यूनिट ऑफ, सो ये एसआई यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बॉहर रेडियस। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बीएससी, उसमें हम बॉहर रेडियस की बात करते हैं, ठीक है। वहाँ हमें +2 में भी था वैसे ये, लेकिन वहाँ पे डीपली था ये हाइड्रोजन एटम वाला कंसेप्ट। तो इसमें क्या था देखो,
हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हम उसको कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है। अब इसमें देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, के और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं, सो हम ई स्क्वायर लिख देंगे, ई इंटू ई डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस जो हमने आर लिया है, आर स्क्वायर। आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और एक बोहर्स का सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। एक बोहर का सेकंड पोस्टुलेट भी था जो था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ठीक है, या ऐसे कह दें एन एच कट, एच कट को हम लिखते हैं एच बाय 2 पाई। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो क्या आएगी, एन एच कट डिवाइड बाय एम इंटू आर, ये आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। एंड इस वेलोसिटी की वैल्यू को हमने जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था उससे वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, और इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो v हमारे पास क्या आया था, एन एच कट बाय एम आर, वी स्क्वेयर करेंगे तो एन स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू के ई स्क्वेयर बाय आर। एक आर से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एन स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाय एम आर और ई स्क्वेयर। ठीक है, क्या बचा, एम आर एक कैंसल आउट हो गया, इधर ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्या बचा, एम के ई स्क्वेयर। नाउ हाइड्रोजन एटम के केस के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हमें किस में दिए हुए हैं, एच में दिए हुए हैं, एच कट में नहीं दिए हुए। तो इसको हम एच कट को एच बाई 2 पाई लिखेंगे, तो एच कट का स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। एम ई स्क्वायर और के को मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ये। नाउ 4 से 4 कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल आउट, तो क्या आ जाएगा निकल के हमारे पास, एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वेयर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर बोहर रेडियस, एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वेयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हमने जस्ट सबसे पहले कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकाली, एंड बोहर का सेकंड पोस्टुलेट कहता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, वहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ से बोहर रेडियस आर निकाल दिया। तो हमारे पास बोहर रेडियस क्या निकल के आया है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर। सो दिस इज द बोहर रेडियस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी इज नॉट जीरो, तो ये जीरो कब नहीं होगा, वी क्रॉस बी है, यहाँ पे देखो थीटा 0 होगा तब भी 0 होगा, थीटा 180 होगा तब भी 0 होगा, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए तो ये जो फोर्स होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है, तो व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनमें 90 डिग्री का एंगल बने, तब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, जीरो नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन था व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी कि थीटा 180 डिग्री की बात कर रहा है, वो थीटा 180 होगा तो साइन 180 दैट विल बी जीरो, सो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। थर्ड में वो कह रहा है व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 0, तब भी फोर्स क्या होगा, जीरो।
एंड फोर्थ में क्या है, व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आर ऑपोजिट, वही केस है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ओनली हेयर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज एंगल इज 90 डिग्री. So sin 90 will be equal to 1. So force will be equal to QVB. So here option second is correct. Next देखो क्वेश्चन है, इन द बाल्मर सीरीज लाइन विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 656.3 नैनोमीटर इन द डैश इज कॉल्ड एच अल्फा. देखो जो बाल्मर सीरीज है उसमें कुछ लाइंस आती हैं, ठीक है, और वो लाइंस जो है वो अलग अलग कलर की होती हैं, और उन अलग अलग कलर्स की लाइन को नाम दिए हुए हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच डेल्टा. तो इसमें बेसिकली कलर पूछा हुआ है हमें, एच अल्फा का कलर क्या होगा, एच बीटा का कलर क्या होगा. तो एच अल्फा लाइन का कलर होता है हमारे पास रेड, ठीक है. एच बीटा लाइन का कलर होता है एक्वा. एक्वा कलर कौन सा होता है, इट इज द मिड वे बिटवीन द ब्लू एंड ग्रीन कलर, ठीक है, ना ब्लू है ना ग्रीन है, ब्लू और ग्रीन के बीच का कलर होता है एक्वा. तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन ऑप्शन और रेड इसमें थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा अगर एच डेल्टा भी वो पूछता है, तो एच डेल्टा जो है वो वॉयलेट कलर की लाइन होती है. एच अल्फा, बीटा, डेल्टा, तीन मैंने बता दिए. इसके अलावा अगर कोई और तीन लाइन पूछता है तो वो किस में आती है, अल्ट्रा वायलेट रेंज में आती है, ठीक है. तो तीन लाइन्स है, अल्फा का कलर रेड होगा, बीटा का कलर एक्वा होगा यानी कि ब्लू ग्रीन के बीच में आएगा, एंड डेल्टा का कलर वॉयलेट होगा, और इसके अलावा कोई भी लाइन है तो अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में वो आएगी. नेक्स्ट है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ ड्राई सेल इज डैश द कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ड्राई सेल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो ड्राई सेल्स हैं दैट आर नॉट रिचार्जेबल एंड दैट आर जनरली डिस्पोज्ड आफ्टर देयर केमिकल सब्सटेंसेस इज यूज्ड अप. तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसलिए क्या होता है, ये ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ द एडवांटेज दैट इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड. सो इट इज पोटेंशियोमीटर. ये 12th क्लास में क्वेश्चन आता है, बेसिक सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट है, इफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टर इज हाफ देन इट रेजिस्टेंस बिकम्स. तो आर का देखो क्या होता है, रो एल बाय ए होता है. अगर इस एरिया को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है. तो डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा है 2 टाइम्स. नेक्स्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसका फॉर्मूला होता है, मोबिलिटी का, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है. तो ये फॉर्मूला होता है किसका, होता है मोबिलिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. Number 16, the relation between orbital radius and electron velocity. Orbital radius and electron velocity. So इसका velocity का फॉर्मूला होता है √E²/4πε0 mr. ये रिलेशन होता है वेलोसिटी और रेडियस के बीच में. तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r. स्क्वेयरिंग करेंगे तो v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड r विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v². सो क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट देखो, द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I/A, करंट पर यूनिट एरिया. करंट की क्या होती है, एम्पियर में मेजर करते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में. तो क्या हो जाएगी, एरिया बाय मीटर स्क्वायर. ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, 1 गॉस इज इक्वल टू डैश टेस्ला. देखो गॉस और टेस्ला दोनों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है. टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. And 1 Tesla is always equal to 10⁻⁴ Gauss. So 1 Gauss will be equal to 10⁻⁻4 Tesla. So option 4 will be correct here. Now moving to our next question. What it says, find the capacitance of parallel plate capacitor where area of plate is 1 meter square and distance between them is 1 millimeter.
सो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो हम कैपेसिटेंस उसकी लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। एरिया उसने 1 मीटर स्क्वायर कहा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, डिवाइड बाय डिस्टेंस दैट इज 1 मिलीमीटर -3। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, एंड -12 +3 क्या हो जाएगा, -9। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हेयर, 8.85 इंटू 10⁻⁹। Next and last question of this session is, which is not the limitation of Ohm's law? तो ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V I पे लीनियरली डिपेंडेंट है, I इंक्रीज होगा, V भी लीनियरली इंक्रीज होगा, नॉन लीनियर रिलेशन इनके बीच में नहीं होगा, ठीक है, नॉन यूनिक रिलेशन भी इनके बीच में नहीं होगा। तो रिलेशन V एंड I के बीच का जो रिलेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन R। सो ये जो है ये लिमिटेशन नहीं है ओम्स लॉ की। इसके अलावा ये सब लिमिटेशंस हैं कि नॉन लीनियरली डिपेंड करेगा, ठीक है, तो हाँ ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा, नॉन यूनिक होगा तब भी ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा, ठीक है। तो हेयर ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। I hope this session is useful for you if you are preparing for DSSS PGT Physics, and also if you are preparing for other PGT Physics exam, that is KVS, NVS or other state exam, GIC lecturer exam. So I hope this video is helpful for you, and you are clearing your doubts here. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.